बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाजरीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कशीदगी एक दफ़ा फिर से बढ़ने लगी है। आज ISPR ने एक ख़बर दी जिसमें हमें यह पता चला कि बलूचिस्तान के इलाके में 4 अफ़गानी ड्रोन्स पाकिस्तान की हदूद के अंदर एंटर होना चाह रहे थे, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको न्यूट्रलाइज़ कर दिया और वो चारों ड्रोन तबाह कर दिए गए। यहाँ सवाल ये उठता है कि वो ड्रोन्स किस नौइयत के थे। हमें ये पता चलता है कि वो ड्रोन्स इन्होंने इंडिजनसली प्रोड्यूस किए थे। अफ़गानिस्तान के अंदर जो नेटो का या जो अमरीकी असला अफ़गानिस्तान के अंदर $7.2 बिलियन जिसकी कीमत बताई जाती है जो रह गया था, उसी को मॉडिफाई करके ये 4 ड्रोन अफ़गानिस्तान की रजीम ने बनाए और उसके बाद पाकिस्तान को अटैक करने की कोशिश की। ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो अफ़गानी हुकूमत के स्पोक्समैन हैं, उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान के ऊपर अफ़गानिस्तान ने एक एयर अटैक किया है। मेरे ख़्याल में एयर अटैक तो एयर फोर्स कर सकती है और ड्रोन अटैक और एयर अटैक के अंदर बहुत बड़ा एक टेक्निकल फ़र्क है जो शायद उनको पता नहीं है, क्योंकि उनके पास अपनी एक एयर फोर्स नहीं है। बहरहाल अफ़गानिस्तान की तरफ से ये क्लेम आया कि एयर अटैक किए हैं पाकिस्तान के ऊपर। इनफैक्ट वो ड्रोन अटैक थे और ड्रोन्स भी इंडिजनसली प्रोड्यूस्ड थे अफ़गानिस्तान के अंदर, और जो बाकियात थी नेटो के असले की और अमेरिकन असले की, उससे तैयार करदा ये ड्रोन थे। तो पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से इसका जवाब दिया। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ और इन तमाम ड्रोन्स को, एज आई सेड अर्लियर, न्यूट्रलाइज कर लिया गया। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की ये चपकलिश तवालत अख्तियार कर रही है और अब पाकिस्तान ने ज़ाहिर है अपनी नई पॉलिसी पे अमल करते हुए फिर इस अज़म का अयादा किया है कि हर किस्म के हमले का उसी तरह जवाब दिया जाएगा, बर वक्त दिया जाएगा और बेफिटिंग रिस्पॉन्स होगा। तो पाकिस्तान की तरफ से अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक जवाब अफ़गानिस्तान को जल्द दिया जाएगा इस ड्रोन अटैक के तनाजुर के अंदर। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात दोहा कतर के अंदर हो रहे हैं। ये टेक्निकल नौइयत के मुज़ाकरात थे जिसके अंदर एक स्टेलमेट की सिचुएशन आ गई है। ईरान का मौक़िफ़ ये था कि उसके $6 बिलियन उसको रिलीज़ किए जाएँ और 14 पॉइंट्स जो MOU के हैं उनके ऊपर बग़ैर किसी तवालत के अमल दरामद शुरू कर दिया जाए। जबकि अमरीकन मौक़िफ़ ये था कि आप पहले मरहला वार जो MOU के अंदर चीज़ें हैं उनको अमरीकी तनाजुर के अंदर उन पर पूरा उतरें और एक प्रॉमिस शो करें और उसके बाद ये रकम आपको रिलीज़ कर दी जाएगी। कतर का रोल इसलिए अहम है कि ये रकम कतर में पड़ी हुई है और कतर का व्यू पॉइंट एज ए मीडिएटर ये है या फैसिलिटेटर ये है कि ये रकम हम ईरान को नहीं दे सकते क्योंकि ये रकम हमारी नहीं है, ये हम सिर्फ इसके कस्टोडियन हैं। ये सारी की सारी चीज़ जो थी इसमें स्टेलमेट आ गया। ईरान ने इनकार कर दिया मज़ीद बात करने से और ये चीज़ यहाँ पे स्टॉल हो गई। हमें ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि ईरान आबना हुर्मुज़ के ऊपर पहले 60 दिन में टैक्स फ्री आमदोरफ्त की इजाज़त देगा और उसके बाद में जो मैकेनिज़्म बनाना चाहता है जिसके ऊपर US को एतराज़ है वो बन सकेगा कि नहीं, और न्यूक्लियर इशू का क्या होगा, और ये जो फ्रोज़न एसेट्स को डीफ्रीज़ करना है इसके ऊपर ईरान की इंटरप्रटेशन बिल्कुल मुख्तलिफ है और US की इंटरप्रटेशन उन्हीं 14 पॉइंट की बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज अपने प्रोग्राम के अंदर इन 2 इशूज़ को डिस्कस करेंगे। अफ़गानिस्तान के इशू को, अफ़गानिस्तान की तरफ से बढ़ती दहशतगर्दी और पाकिस्तान की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को डिस्कस करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। साथ ही ये अंदाज़ा भी लगाएंगे कि लबनान के अंदर तो इज़राइल बाज नहीं आ रहा और 14 पॉइंट्स की इम्प्लीमेंटेशन का जो जहन है वो ईरान का फ़र्क है और US का फ़र्क है, तो ये बात कहाँ जाएगी। और नाज़रीन, आखिर में बात करेंगे हिंदुस्तान के अंदर एक बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन की, जो हमने देखा कि कांग्रेस ने बड़े आड़े हाथों लिया राजनाथ सिंह के कमेंट्स को। मामला था मार्का हक के अंदर जो इंडियन साइड के ऊपर हलाकतें हुई उनके फ़ौजियों की, उसको दबाया जा रहा था, उसको पब्लिक के सामने नहीं लाया जा रहा था, एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा था और ये वजह बनी है इस टाइम पे भारत के अंदर एक बहुत ज़्यादा बड़ी ज़िल्लत की और अवामी गुस्से की, जिसके अंदर लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जिन इंडियंस ने अपने मुल्क के लिए मार्का हक में इंडिया की साइड से अपनी जान का नजराना पेश किया, उनका नाम तक नहीं लिया गया और डिसरिस्पेक्ट कर दिया उनको। इस पे भी बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। जिन मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने आज मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया उनमें एम्बेसडर रिटायर्ड मुनीर अकरम साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब और
हयात हैदर खान साहब इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं। तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कर। मुनीर अकरम साहब, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हालात दोबारा हम देख रहे हैं कशीदा होते जा रहे हैं, बयानात भी आ रहे हैं, हमले भी हो रहे हैं। आज ट्राई किया अफ़गानिस्तान ने 4 ख़ुद साख्ता ड्रोन जो थे या जो उन्होंने इंडिजिनसली बनाए हुए थे वो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भेजने की कोशिश की। वेपनाइज्ड भी थे शायद, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको न्यूट्रलाइज़ कर दिया। ये किस तरफ इशारा करता है? और हम जानते हैं कि इंडिया भी सपोर्ट कर रहा है। ये बलूचिस्तान की जो हमारा सरहदी इलाका है या वहाँ पे ISPR के ने ये ख़बर ब्रेक की कि ये मसला हुआ है। सर, कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को? ये देखें, अफ़गानिस्तान की कुव्वत नहीं है पाकिस्तान के साथ, यानी अस्करी ताकत उनकी कोई ऐसी नहीं है कि नुकसान ज़्यादा हमें पहुंचाए। उसके तहत जो उनको अभी तक ये समझ नहीं आई है कि पाकिस्तान के साथ ये कॉन्फ्रंटेशन करना अफ़गानिस्तान के हक में नहीं है। उनको बहुत मुश्किलात होंगी। तो उनको ये मेरे ख्याल में समझ आनी चाहिए। पर हुकूमत जो है काबुल में, मेरी नज़र में वो ज़्यादा, यानी उनकी कोई मैच्योरिटी नहीं है। वो अपने आप को अभी तक वो एक इंसर्जेंसी समझते हैं और उसके तहत चल रहे हैं। ये दहशत गर्दों को उन्होंने पनाह दी हुई है। उनके साथ जो कुछ हम चाहते हैं कि वो उसको बंद करें, वो बंद करने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे ख्याल में उनके हक में नहीं है, पाकिस्तान के हक में नहीं है, खित्ते के हक में नहीं है। तो उनको मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के तहत हमने समझाना होगा और उनको समझ आ जाना चाहिए कि पाकिस्तान नहीं सह सकेगा कि आप लोग हमारे ऊपर ये दहशतगर्दी के हमले करें और फिर ऊपर से सरजोरी जो है जी। कि वो ये बेचना और ये भेजना, ये भी पाकिस्तान नहीं सहेगा। उनको ये समझ आनी चाहिए और हमारी कोशिश यही होनी चाहिए, उनको समझाएं कि जी आप ये जो कर रहे हैं ये आपके हक में नहीं है, ना हमारे हक में है, ना खित्ते के हक में है, ना दुनिया के हक में है। दहशत गर्दी फैलाना तो बिल्कुल यानी कि इलीगल है जी। और उसको आपने कमिट किया है कि रोकेंगे तो उसको रोकना चाहिए। आप ये हमने उनको समझाना है, कोई सब तरीके इस्तेमाल करके। बेहतर। सर, ये भी फरमा दीजिएगा कि रशिया का एक बयान आया और रशिया ने कहा कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें दोनों मुल्क और नेगोशिएट करें इसको। ये अहम स्टेटमेंट थी। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि चाइना भी मीडिएट करवा चुका है एक दफ़ा और सेकंड टाइम भी मेरे ख्याल में उनकी तरफ से एक कोशिश भी है और थोड़ी इंसिस्टेंस भी है। ये चीज़ें कितनी अहम होंगी, इन दोनों बड़ी ताकतों का इस बीच में आना और इस तरह की स्टेटमेंट्स देना? इस पर भी कॉमेंट कर दें। जी देखें, ये जो साहसी कार्रवाई चीन ने भी की है, दूसरे मुल्कों ने भी की है, पर मेरे ख्याल में हमने पूरी दुनिया को समझाना होगा, ना जी। सिर्फ चीन रूस, खित्ते के जो ममालिक हैं उन सबको समझाना होगा। उनकी कोऑपरेशन में ज़रूरत है उनकी, कि वो तालिबान को समझाएं। जी। क्योंकि जो जो जड़ है इस मसले की वो ये है कि दहशत गर्द वहाँ बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों के खिलाफ वहाँ से दहशत गर्दी करने। जब तक वो मसला हल नहीं होगा तो सालसी कार्रवाई, यानी कि हमारी बातचीत जो होती है तालिबान के साथ, अगर वो बातचीत डायलॉग होता है, उसमें ये उनको मानना चाहिए कि ये दहशतगर्द बैठे हैं और उनका उनका उनके ऊपर ये लाजमी है कि दहशतगर्दों के जो इदारे हैं उनको बंद करें। उन्होंने बंद कहाँ किया? उनको पैसा दे रहे हैं, उनको हथियार दे रहे हैं, उनको इंकरेजमेंट दे रहे हैं। उनके खुद के जो लोग हैं वो इसमें शामिल हो के हमारे खिलाफ दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो जब तक ये उनको समझ नहीं आएगी तो मेरे ख्याल में सालसी कार्रवाई तो होनी चाहिए, जी। पर उसका कोई नतीजा निकलना चाहिए। उसका नतीजा यही है कि तालिबान को समझ आनी चाहिए कि ये इलीगल जो उनका पोस्चर है, जी। इससे वहाँ हटना चाहिए, ना तो फिर अमन नहीं आएगा यहाँ। आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर फारूक,
एक स्टेटमेंट ज़बीउल्लाह मुजाहिद की आई, जो स्पोक्समैन है अफ़गान रजीम के, कि एयर अटैक कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। ये काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ के ऊपर काफ़ी हैरत हुई, क्योंकि अफ़गानिस्तान के पास कोई एयर फोर्स नहीं है, एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ ड्रोन अटैक एंड एन एयर अटैक। इसके ऊपर आपके कमेंट्स चाहता हूँ, और वाक़े के ऊपर भी ये किस तरफ इशारा करता है? हमें पता है कि इक्विलिब्रियम बिल्कुल नहीं है, या बैलेंस नहीं है शुड आई से। दोनों मुल्कों की ताकत का तवाज़ुन बहुत ज़्यादा फ़र्क है इसके अंदर, जैसे एम्बेसडर साहब ने अभी इशारा किया, और बातचीत के ज़रिए मामले को हल करना चाहिए। लेकिन अफ़गानिस्तान का ये जो स्टांस है कि अगर पाकिस्तान ने दहशत गर्दों के ठिकानों पे हमला किया है, तो उन्होंने जवाब में फिर सरहदी इलाके के ऊपर ड्रोन भेजने की कोशिश की है, किस तरफ इशारा करती है सर? इन दोनों चीज़ों पे कमेंट कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। पहले तो अगेन वंस माय रिस्पेक्ट फॉर मुनीर अकरम साहब। देखिए, बात यह है कि इसको आइसोलेशन में ना लेके उनकी तरफ से ये ड्रोन अटैक हुआ तो उन्होंने कह दिया एयर अटैक हो गया। वो तो जाहिर बात है, ये टिट फॉर टैट चल रहा है काफी महीनों से, कि वो यहाँ पे हमले करते हैं, फिर हम जवाबन ड्रोन स्ट्राइक्स, अपना एयर स्ट्राइक्स होती, ड्रोन स्ट्राइक्स होती है हमारी, और दहशत गर्दों के अड्डों पर वहां पे क्रॉस द पाक अफगान बॉर्डर पे ग्राउंड अटैक्स, ग्राउंड एक्सचेंज और फायर भी होता है जी। तो ये तो मेरी असेसमेंट है कि ये चलता रहेगा। ठीक। See the problem as a whole, the larger picture. The इसराइल, इंडिया और अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट के एक नेक्सस है, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त एक्शन में है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर जो है पिछले साल वाला, वो अभी भी चल रहा है, और उसकी दहशतगर्दी उसकी एक फॉर्म है जो वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी। और अभी लेटेस्ट तो फिर वो वाटर इशू जो है वो भी आ गया, वो भी ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा ही आप समझे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अफगान तालिबान गवर्नमेंट जो है वो अपने तई ऑल अलोन नहीं कर रहे हैं, उनके दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियंस। इसराइली बैकिंग है, उनके प्रॉक्सी ग्रुप्स को वो उन्होंने एक किस्म की खुली छूट जो है वो दी हुई है, और वो आते हैं अफगानी। अभी रिसेंटली आप देखें कि कराची में जो हमला हुआ वो भी इट वाज ट्रेस बैक टू अफगानी ग्रुप था, नेशनल थे जिन्होंने वो किया था। और केपी में, बलूचिस्तान में तो रेगुलरली हो रहे तश्कील आती है या बीएलए की फॉर्म में, तो ये तमाम प्रॉक्सी ग्रुप्स वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। अफसोस की बात है कि ये लोग जो ऑपरेट कर रहे हैं वो अफगानिस्तान से, इनके पास जो हथियार है वो है जो कि अमेरिका छोड़ के गया था। आज से चंद साल पहले जब हमने उनकी एग्जिट को फैसिलिटेट किया था अफगानिस्तान से, ये दोहा अकॉर्ड के बाद, तो दैट इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट। लेकिन बहरहाल इट्स द रियलिटी, $7 बिलियन वर्थ ऑफ वेपन। अब सिलसिला ये है कि हम अफगान तालिबान गवर्नमेंट ये जो बेसिस हैं टेरर ग्रुप्स के, इनका तो हम टारगेट कर रहे हैं थ्रू ड्रोन स्ट्राइक, थ्रू एयर स्ट्राइक, फिर अक्रॉस द बॉर्डर भी। पीछे तो हमने 32 किलोमीटर अंदर जाके उनका जो एरिया है हमने उसको भी कैप्चर किया था। 100-150 की बॉर्डर पोस्ट जो है वो भी हमने कैप्चर की थी, हंड्रेड्स को हमने डिस्ट्रॉय भी किया था। लेकिन फिर भी वो लोग रीग्रुप जो है वो हो जाते हैं, बिकॉज दे आर बीइंग बैक्ड एंड फंडेड बाय द इसराइलीज एंड द इंडियंस। अब अफगान तालिबान गवर्नमेंट से ही सिर्फ बात करना विल नॉट सॉल्व द इशू, क्योंकि अब इस चाइना जो है वो 4 मरतबा मीडिएशन करा चुका है। रशियन भी, जिसमें आपने कहा बिल्कुल, वो भी, वैसे तो रशियन ने उनके साथ एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट, डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन कर लिया अफगान तालिबान गवर्नमेंट के साथ, लेकिन वो भी कह रहे थे जी रिस्पेक्ट का मुजाहरा होना चाहिए दोनों साइड से। मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे ये बताएं कि हम इतना कुछ कर रहे हैं अमेरिका के लिए, सुबह शाम हमारी नेशनल लीडरशिप उनको सेफ एग्जिट देने की कोशिश कर रही है, और अच्छी बात है। जंग को हम चाहते हैं कि वो खत्म हो, गल्फ में ईरान यूएस की जो वॉर है। लेकिन मैं हैरान हूं कि कोई हमें स्टेटमेंट नहीं नजर आती कि अमेरिका की तरफ से, बरतानिया की तरफ से, फ्रांस की तरफ से, या इवन दैट मैटर इस्लामिक नेशन, ठीक है, वो भी उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान गवर्नमेंट के दरमियान कई मुज़ाकरात भी हुए, कई सेशन भी दोहा में हुए, मस्कत में हुए, वगैरह वगैरह, लेकिन उसका नतीजा जो आप देखें नहीं निकला है। अभी वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर विद अफगानिस्तान। सो इंडिया को कोई टारगेट नहीं कर रहा, कोई उनको कंडेम नहीं कर रहा। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि अफगान तालिबान गवर्नमेंट से, अगर जिसमें मैंने हमेशा कहा कि एक वो जो पॉलिटिकल डायलॉग जिसको कहते हैं at the political level, at the top security level, ये पैरेलल में चलना चाहिए।
लेकिन मैं समझ रहा हूँ अगर वो होगा भी तो पीछे इंडिया को कौन कंट्रोल करेगा, इसराइल को कौन कंट्रोल करेगा, और जो रोग एलिमेंट्स हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है बीइंग द ओनली इस्लामिक न्यूक्लियर पावर, इसको जनाब ठोक के इसको अपना डिस्टेबलाइज किया जाए, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो अपना दहशतगर्दी के थ्रू हो, वो कौन करेगा? मुझे तो उसमें कोई नजर ही नहीं आ रहे। चाइना जो है इज अ साइलेंट मीडिएटर, एक्टिव। चाइना का रोल इससे ज्यादा हम क्या देख सकते हैं? चाइना अफगानिस्तान पे तो हमले नहीं शुरू करेगा एज अ पनिशमेंट। चाइना के अपने वहां पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, मिनरल्स के इंटरेस्ट हैं, बेल्ट रोड इनिशिएटिव और ये तमाम इसी तरह रूस के भी अब वहां पे अफगानिस्तान में बड़े इंटरेस्ट हैं। हमारे तो जो बॉर्डर ट्रेड है वो तो पिछले कई महीनों से बंद हुई है। सीपैक जो है वो रुका हुआ है, अपना अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो है वो रुकी हुई है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देयर हैज टू बी, ये मिलिट्री ऑप्शन तो एक्सरसाइज हो रहा है, वो हम कर रहे हैं। उनके लोग आते हैं, हम उनको मारते भी हैं, कहीं ना कहीं वो भी अपना आगे निकाल लेते हैं रास्ता, और नुकसान हो जाता है जानी भी और माली भी। मैं अपना इक्विपमेंट वाइज भी मैं बात कर रहा हूँ, सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, पुलिस वालों को कर रहे हैं बलूचिस्तान में, केपी में। सो देयर हैज टू बी मोर होलिस्टिक स्ट्रेटजी इन द सेंस कि मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं खुद हैरान हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रम्प बात कर रहे हैं बागराम की थी कि बागराम वापस मिलना चाहिए, कई महीने पहले उन्होंने बात की थी जी। लेकिन पाकिस्तान की सपोर्ट में ओपनली वेस्टर्न नेशन जो है जिनको हम हेल्प कर रहे हैं और हेल्प करते रहे, ये क्यों नहीं आ रहे पाकिस्तान की सपोर्ट में? क्यों नहीं ये प्रेशर डाले इंडिया के ऊपर? ये बाद बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब ये क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे? मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। वेलकम बैक। हैदर हयात खान साहब ने भी हमारे साथ हैं। हैदर साहब, ये फरमाएं, बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया ब्रिगेडियर साहब ने। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी ताकतों की इतनी मदद की लड़ाई रुकवाने में। क्या पाकिस्तान की डिमांड नहीं है कि ये बड़ी ताकतें आके अपना रोल प्ले करें, या ये बड़ी ताकतें विलिंग नहीं हैं? क्या लगता है आपको? अमेरिका जो कि एक लिहाज से इस अफ़गान रजीम को फाइनेंशियल फंडिंग भी दे रहा है और उनके बलबूते पे ये चल भी रही है, $7.2 बिलियन का असला भी पीछे छोड़ गए, पाकिस्तान के ही ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। इंडो इज़राइल अफ़गानिस्तान नेक्सस भी बना हुआ है, कंपाउंड सिचुएशन है, और दोनों मुल्क अब आपस में एक दूसरे पे वो दहशतगर्दी के हमले कर रहे हैं और हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमले कर रहे हैं। आप सिचुएशन को कैसे देखते हैं? बड़ी ताकतें बीच में इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फराज भी बात यह है कि बड़ी ताकतें उस वक्त बीच में इन्वॉल्व होंगी जिस वक्त दोनों अतराफ अप्रोच एक होगी। यहाँ पर मसला ये है कि हम सिर्फ चाहते हैं कि चीजें अच्छे तरीके से सेटल हों। जो तबका इस वक्त अफगानिस्तान में बरसर इक़्तिदार है उसकी अप्रोच ये नहीं है, उसकी सोच ये नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ से आप इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ चीजों को पॉजिटिवली आगे लेकर चलें जब तक दोनों तरफ की अप्रोच नहीं होगी। देखिए, ईरान और अमेरिका के मामले में ठीक है, जो गुफ्तगू दोनों तरफ से हुई वो अपनी जगह, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद अप्रोच दोनों तरफ थी कि मजीद जंग नहीं होनी चाहिए। इसीलिए पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, आज पूरी दुनिया उससे मुस्तफीद हो रही है। यहाँ पर मसला ये है, दोस्तों ममालिक ने कोशिश की, चाइना ने कोशिश की, तुर्किया ने कोशिश की, कतर ने कोशिश की, इवन ईरान ने कोशिश की। ईरान वाले मामले में तो ये जाने तक जो है वो वहां पर राजी नहीं थे, ये वहां पर गए, इन्होंने अपने वफद नहीं भेजा। तो इसका मतलब है कि वहां पर अप्रोच ये नहीं है, वो चाहते नहीं है कि चीजें सेटल हो। और अगर वो नहीं चाहते तो इस बुनियाद पर कि आप हमारे यहाँ पर लोगों को शरीक करते रहे, इस कीमत पर हमें नहीं चाहिए अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात। हमने मिलियंस ऑफ अफगानीज को कई सालों तक होस्ट किया है, आज भी हम उनको होस्ट कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं थी, हमने अपना पेट काट कर इनके मुंह में दोनों वाले डाले हैं। लेकिन ये अगर ये हरकतें करेंगे, खासतौर पर जो तबका अफगानिस्तान में बरतर इक़्तिदार है, तो उनको इसी जबान में जवाब दिया जाएगा। आज वो देखे ना, मुकम्मल तौर पर भारत की गोद में बैठे हुए, और भारत ही नहीं है, इजराइल और अफगानिस्तान और इंडिया ये ट्राइका है पाकिस्तान के खिलाफ। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, गुज़िश्ता हफ्ते नई दिल्ली में इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री के एक डीजी जो है वो भारत के दौरे पर थे। अब नई दिल्ली में
भारत फैसिलिटेट करवा रहा है अफगानिस्तान और इजराइल के दरमियान मुलाकातें, और उनके डीजी के साथ अफगान ऑफिशियल्स की उन्होंने मुलाकात करवाई। ये जो ड्रोन्स वो पाकिस्तान की तरफ भेजने की कोशिश करते हैं, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो लोग हैं उनको जैम कर देते हैं, ये ड्रोन्स कौन उनको प्रोवाइड कर रही है? सारे इसराइली ओरिजिन के ड्रोन्स हैं जो भारत के थ्रू जो है वो इनको दिए जा रहे हैं। यहाँ पर ये खुराक और अद्वियात की आड़ में ये असलहा प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर मैं ब्रिगेडियर साहब की, मैं जो पूरी गुफ्तगू नहीं सुन सका, बगराम एयरबेस का भी जिक्र हुआ। हमने रिसेंटली जो बगराम एयरबेस पर स्ट्राइक की थी, क्यों भारत को उसके बाद इतनी तकलीफ हो रही है? क्योंकि वहां पर वो असलहा मौजूद था जो भारत ने अफगानियों को दिया था कि ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। वो ड्रोन्स मौजूद थे जो पाकिस्तानी हमले के नतीजे में हमने नीस्त नाबूद कर दिए, तबाह बर्बाद कर दिए, जो भारत ने दिए थे अफगानियों को कि आप इनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करें। तो पाकिस्तान तो डे वन से चाहता है चीजें अच्छे तरीके से आगे चले। हमने जिस वक्त दोहा पीस अकॉर्ड हुआ है, हमने फैसिलिटेट किया इनको, हमने पूरी दुनिया जो है उसने हमें इस हवाले से नेगेटिवली देखा। मतलब मैं तो बताते खुद उन लोगों में शामिल हूँ जो इंडियन चैनल्स पर बैठकर इन अफगानियों को डिफेंड करते थे, इन अफगान तालिबान को मैं डिफेंड करता था, और जो भारतीय इनको दहशतगर्द कहते नहीं सकते थे, आज वो इनको रेड कार्पेट दे रहे हैं, क्योंकि वहां पर अप्रोच क्लियर है कि भाई इनको डॉलर्स चाहिए, इनको डॉलर्स दो और उनसे जो मर्जी जो है वो आप करवाओ। और आज अफगान तालिबान नाच रहे हैं उनके कहनों पर, उनके इशारों पर। जो उनको भारत डायरेक्शन दे रहे हैं, जो उनको इजराइल डायरेक्शन दे रहे हैं, वो वही कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उनको मतलब है सिर्फ डॉलर से, ना उनको इस्लाम से कोई मतलब है, ना उनको पाकिस्तान ने जो उनके ऊपर एहसानात किए उनसे उनको कोई मतलब है। उनको सिर्फ डॉलर चाहिए और उसके एवज वो हर काम करने को तैयार है। उन्होंने अपनी जमीन जो है वो ऑफर की हुई है खुलेआम कि जो पाकिस्तान के खिलाफ आकर हमारी सरजमीन इस्तेमाल करना चाहता है वो आकर करे। अच्छा, एक दहशतगर्द तंजीम हो जिसका सरगना अफगानिस्तान बैठा हो, आप जिसको पकड़ेंगे उसकी रूट्स अफगानिस्तान से जाकर मिलती हैं। जमात उल अहरार, ये टीटीपी, डीएलए, मतलब आप नेम इट एंड यू विल फाइंड कि उसकी लीडरशिप जो है वो अफगानिस्तान में बैठी है। अभी रिसेंटली जो है वो इनके जो मजीद ब्रिगेड है उनके लोग इंटरकॉन्टिनेंटल काबुल के स्विमिंग पूल के सामने खड़े होकर तस्वीर खिंचवा रहे हैं, और वो आज सोशल मीडिया पर वो सारी तस्वीर अवेलेबल है। ये पिछले हफ्ते की बात है। तो ये जब तक अफगान तालिबान अपनी अप्रोच क्लियर नहीं करेंगे, चीजें बेहतर नहीं हो सकती। हम चाहते हैं कि ताल्लुकात अच्छे हो, लेकिन इस बुनियाद पर नहीं कि उधर से 2 लोग आए और यहाँ पर हमारे सिविलियंस को शहीद कर दें, उधर से 4 लोग आए और इधर आके हमारी जो है आर्म फोर्सेस के ऊपर वो हमला खोल दें। इस बुनियाद पर नहीं चाहिए। अगर ये जबान वो इस्तेमाल करेंगे तो हमें इस जबान का इलाज बहुत अच्छे तरीके से आता है, उसी जबान में इनका ट्रीटमेंट हो रहा है, मुस्तकबिल में मजीद बेहतर अंदाज में होगा। आपका पॉइंट आ गया मुनीर अकरम साहब। सब की सब चीज़ जो है, एक ये व्यू पॉइंट भी है कि ये मर्सनरीज़ हैं और दहशत का कारोबार कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। इतनी दहशतगर्द तंजीमें हैं, एक ब्लाइंड आई जो है अफ़गान रजीम उनके ऊपर रखती है। टीटीपी भी फ़रोग़ पा रही है, ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं, हर चीज़ है, और बड़े ममालिक भी सरप्राइजिंगली उनको भी इस हकीकत का पता है, लेकिन वो भी दे आर पुटिंग अ ब्लाइंड आई ऑन दिस। अब ये मामला इस सिनेरियो में कैसे हल होगा? जो हाईएस्ट बिडर है उनको तो लॉयल्टीज़ इन्होंने अपनी बेच दी, पाकिस्तान के ऊपर सारा मसला आ गया। बात करें तो एक तरफ ये पैसे उठा रहे हैं, दूसरी तरफ हम बात करें तो क्या बात बनेगी? फिर सफारतकारी और फिर ये बातचीत कैसे होगी अगर इफ इट्स अबाउट मनी? इसके ऊपर कमेंट कर दें। ये देखें, हमें इस दहशतगर्दी जो है जी उसके खिलाफ हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शंस लेने हैं। जी एक 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 यानी कि एक ही तरीके से नहीं हल होगा ये मसला। ठीक है। हमारी जो ठीक है, जो हमारी किनेटिक एक्शन जिसे कहते हैं वो तो हम ले रहे हैं, वो ले सकते हैं, जी पर हमने बहुत सारी चीज़ें करनी है। पहली चीज़, हमने अपनी इंटेलिजेंस को बेहतर करना है कि हमें पता लगे कि ये दहशतगर्द कहाँ से आते हैं, कब आते हैं, कब हमला होगा। ये दहशतगर्दी की इन्फिल्ट्रेशन करनी है इनकी मूवमेंट्स में, और हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। तो पहले सब में जो मेरी नज़र में इससे अहम एक्शन हमने लेना, हमारी जो इंटेलिजेंस एफर्ट है उसको हमने बहुत उसमें इजाफा करना है, इम्प्रूव करना है। जी दूसरी चीज़ ये देखें कि जी ये पूरा इक्वेशन जो है हिंदुस्तान, इजराइल और अफगानिस्तान, ये तीनों इक्वेशन में सब में कमज़ोर कौन है? इसमें सब में कमज़ोर हैं तालिबान। बिल्कुल।
उनका रवैया सिर्फ, जैसे अभी याद साहब ने भी कहा है कि जी उनका रवैया सिर्फ ये है कि जी उनको पैसा कहाँ से मिलता है, पैसा जी नहीं मिलता है क्या। हमने उसको देखना है कि जी उनके ऊपर इंसेंटिव्स हों और डिसइंसेंटिव्स हों, और हमारी जो एक्शंस हैं, पॉलिटिकल एक्शंस, उसमें हमने तालिबान का जो डिसीजन मेकिंग है उसमें पूरा नफ्स के ऊपर हमने हाथ डालना कि जी अब इनकी डिसीजन मेकिंग को किस तरह से बदला सकते हैं। अब इनकी डिसीजन मेकिंग काफ़ी यानी डिस्पर्स्ड है, ठीक है। अब उसके ऊपर हमने देखना है कि क्या करना है। तीसरी चीज़ हमने ये देखना है कि जी तालिबान के ऊपर जो प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, वो कैसे बढ़ सकता है। मेरे नज़र में हमारी सिफारती कोशिशें जारी हैं। बहुत सारे मसले हैं अभी। हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, उसके खिलाफ बयानात ना रूस देगा ना अमेरिका देगा, पर जो उसके लाइंस ऑफ एक्शन है, जो फाइनेंस अगर पहुंचा रहा है तो कहाँ से पहुंचा रहा है वो हमें पता होना चाहिए, उसको रोकना है। जो असला अगर आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है उसको हमने रोकना है। जो लीडरशिप है ये दहशतगर्दों की, वो कहाँ है कहाँ नहीं है, उसको डिकैपिटेट कर सकते हैं हम, वो करना चाहिए। पर पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पर हमने इस शोशे को, इसको हमने सही तरह से कैंपेन चलाना होगा। सबको ये अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान ये नहीं सह सकेगा, और ये हमारी एक्शंस होंगी, डिस्टेबलाइजेशन होगी, तो इसमें फिर हमने कोऑपरेशन रूस की, चीन की, ईरान की, जो बाकी हमसाए हैं उन सब की हमने कोऑपरेशन लेनी होगी। अमेरिका मेरे ख्याल में दूर बैठा है, उनकी पैसा वैसा है उनके पास, पर मेरे ख्याल में वो कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक। हमने जो पूरी इलाका है, इनके ये सब ममालिक जो हैं इस खित्ते के, उनको जमा करना है और फिर कंबाइंड प्रेशर डालना है तालिबान के ऊपर, जो वीकेस्ट लिंक है इस चेन में। जी मेरी नज़र में ये इस किस्म की एक स्ट्रेटजी हमने बनाकर बिल्कुल ठीक। हमने इम्प्लीमेंट करा। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल। वेलकम बैक। ब्रिगेडियर फारूक, दूसरे टॉपिक की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूँ, कुछ कमेंट उस पर भी कर दें। हमने देखा कि दोहा के अंदर एक दोबारा टेक्निकल इनकी मुज़ाकरात जो थे वो हुए ईरान और यूएस के, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। दोनों की इंटरप्रिटेशन जो है ऑफ द 14 पॉइंट्स लगता है कि बिल्कुल मुख्तलिफ है। उन्हीं 14 पॉइंट्स का हवाला दे के अमरीका कुछ कहता है और ईरान कुछ कहता है, तो इस पे कमेंट आप कर दें। आप कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? दोबारा स्टेलमेट हो गई है। पहले क्विकली मैं कमेंट कर दूं। एक दो चीजें मेरे ज़हन में रह गई हैं जी वो ये है कि कुछ अर्सा पहले ये बात बहुत चली थी जी कि जी अगर अफगान तालिबान गवर्नमेंट जो है वो बिहेव नहीं करते हैं जी एंड दे डू नॉट एक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जी और जो उनकी जिम्मेदारी बनती है दोहा अकॉर्ड के तहत, और रीजनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की वो कोशिश कर रहे हैं और किसी और के हाथों में वो यरगमाल है, तो फिर देश शुड बी रिजीम चेंज इन अफगानिस्तान। देखिए ना, रिजीम चेंज इन अफगानिस्तान, और ठीक है वहां पे इंटरनल कुव्वतें हैं जो कि अफगान तालिबान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कभी तक वो इतना कामयाब नहीं हो रहे जितना कि सोचा जा रहा था। जी और अब वहां पे ह्यूमन राइट्स की इतनी सीरियस सिचुएशन है, विमेन एजुकेशन, विमेन राइट्स की, कि वहां पे अवाम जो है वो जारी बात है उनके ऊपर इतना वो जुल्म किया जाता है जी कि वो भी उस तरह आवाज नहीं उठा रहे। तो एक नैरेटिव ये भी है कि अगर अफगान रिजीम, तालिबान की रिजीम चेंज हो जाए जी तो अफगान अवाम जो है वो उसको अपना एक्सेप्ट करेंगे और खुश होंगे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में अमन और फिर उसके बाद भाईचारा, वो तमाम जो मादी के थे जी हमारे रवायात, वो बहाल हो सकेंगी। लेकिन बिल्कुल भारत अभी इस वक्त ऐसी सूरत को नजर नहीं आती। और बिल्कुल आपने बात की दोहा की, बिल्कुल देखिए पहली चीज तो बड़ी क्लियर नजर आ रही है कि दोहा पाकिस्तान जो पहले फोकस था ना
एमओयू से पहले तक ठीक है, थोड़ा बहुत दोहा के मीडिएटर भी आगे थे टुवर्ड्स द एंड, फ्यू डेज बिफोर द साइनिंग ऑफ द एमओयू। जी लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो फेज 2 है एग्रीमेंट में, फाइनल एग्रीमेंट की तरफ जो जाना 60 दिनों में, उसमें जो बातचीत हो रही है उसमें अब जो लीडिंग रोल है वो अब हमें पाकिस्तान का नजर नहीं आ रहा, वो हमें कतरी मीडिएटर्स का नजर आ रहा है, क्योंकि जो अपना वेन्यू है वो अब शिफ्ट हो गया है टू दोहा। जैसे माजी में भी बड़े वहां पे ऐसे पीस प्रोसेस जो है वो चले हैं। तो वाई कतर, वन रीजन इज कि कतर से आपको मालूम है कि ईरानियंस ने उनका जो काफी अनफोल्डन बिलियन ऑफ डॉलर्स है वो भी मामला उनके चल रहे हैं कतर के साथ। जी तो लिहाजा पाकिस्तान के मुकाबले में ठीक है, पाकिस्तान की मीडिएटर भी वहां पे मौजूद है, ये अभी जो राउंड चला है वहां पे कतर में, लेकिन ईरानियंस का ये एक अपना जारी बात है, उनका एक नेशनल इंटरेस्ट है और होना भी चाहिए कि उनके जो अनफोल्डन बिलियन डॉलर्स हैं वो कतर से किसी तरह वो निगोशिएट करके वो और बीच में अमेरिकन के साथ आके वो मामला हो जाए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आपने नोट किया होगा पाकिस्तान में भी अब लोगों का इंटरेस्ट इस एमओयू तक तो बहुत था, इसमें कोई शक नहीं है, घंटे घंटे हम इन खबरों को ट्रैक करते थे, लेकिन आपको यहाँ पे भी लोगों का और हमारे मीडिया का भी अब वो इंटरेस्ट नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि एक दिन पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, हालात पॉजिटिव हो जाते हैं, रात को फिर कोई स्टेटमेंट आ जाती है, फिर ट्रंप की, फिर कुछ हो जाता है अपना स्टेट ऑफ हॉर्मस में, कोई और टैंकर पे हमला हो जाता है, ईरानी रिटेलिएट करते हैं बड़ी सख्ती के साथ अमेरिकन बेसिस पे, ये कभी इसराइल के ऊपर, ये कभी वो अपना इसराइल और लेबनान की जब आपस में स्कर्मिशेस होते हैं, और बाय द वे वो नहीं रुक रहे हैं। आप देखें कि कहा जा रहा था कि जनाब लेबनान जो है उन्होंने ये एग्रीमेंट हो गया कि कुछ एरियाज अपने साउथ लेबनान में वो इसराइल को देने को तैयार हैं, यानी कि बहुत बड़ी कामयाबी इसराइल के लिए कि एक्चुअली जो वो चाहते थे, जो उनको स्पेस चाहते थे, वो उनको स्पेस पे वो तो मिल गई है, लेकिन उसके बावजूद आज भी बड़ी बॉम्बिंग हो रही है अपना बेरूत के कुछ एरियाज में। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अगर हमारे एफर्ट्स कामयाब नहीं हो रहे, भाई कब तक हम सुबह शाम जो है जाते जाएंगे उनके एक एक पॉइंट के ऊपर आप में मीडिएशन कराएंगे। अगर ईरान में जो हार्डलाइनर्स हैं, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, आईजीआरसी इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड वो हो गए, या उनके हार्डलाइनर्स हैं व्हाइट हाउस में अमेरिका में, तो वो अगर आपस में उनकी एक टेट फॉर टैट चल रही है तो पाकिस्तान में ऐसा मतलब जितना भी मेहनत करेगा ईमानदारी के साथ सिंसियरिटी से शायद रिजल्ट ना हो, लेकिन हमें फॉर द टाइम भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये मामला अप्स एंड डाउन्स अगले 60 दिन में चलते रहेंगे। हो सकता है आने वाले बाद भी शायद चलते रहेंगे, मामला ऐसे हो जाए कि जो नजर आए कि हाँ भी अब इतनी झड़पों के बाद, इतनी टिट फॉर टैट के बाद कोई एग्रीमेंट जो है वो सामने होने जा रहा है। अब आप देखें फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी जा रहे हैं और भी हमारे स्पीकर साहब भी जा रहे हैं, फॉर्मली इनवाइटेड। आयतुल्लाह खामेनी का एक स्टेट फ्यूनरल होना वहाँ तेहरान में, तो उसके लिए जारी बात हम उसमें शिरकत करेंगे। तो आप पता नहीं कोई शरारत ना कर ले, आपको पता अभी भी स्पॉइलर जो है वो तो इंतजार में है कि बिल्कुल इस पीस प्रोसेस को फेज 2 जो उसको टोटल क्लैश करा दिया जाए। सो मैं ये कहता हूँ वी शुड बी रेडी फॉर एनीथिंग एनी टाइम। आपका पॉइंट आ गया। हैदर अयाद साहब, ये फरमा दीजिएगा, आपसे भी यही सवाल है, इंटरप्रिटेशन जो है वो मुख्तलिफ है दोनों की, 14 पॉइंट्स की, अमेरिका की अपनी है और ईरान की अपनी है। आप किस तरह देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को, ये किस तरफ जा रहा है मामला, क्योंकि दोहा ने कोशिश की लेकिन स्टॉल हो गए सारे जो मामला थे, और ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी अहम बात की कि ये एक टायरलेस एफर्ट चाहिए, हर वक्त आप लगे रहें और इसके अंदर कुछ ना कुछ करते रहें। तो जाहिर है मुल्कों ने अपने हालात और वाक़यात भी देखने होते हैं। इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर एनी कंट्री टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड एंड कीप डूइंग द मीडिएशन। तो उसके लिए कतर भी, पाकिस्तान भी अपना रोल तो प्ले कर रहे हैं, लेकिन कैसे देख रहे हैं आप हालात आगे? देखिए फराज भी बिल्कुल जैसा ब्रिगेडियर साहब ने कहा, एफर्ट्स तो टायरलेस चाहिए जी, और हम लोगों ने माजी में भी देखा है कि अगर आपकी एफर्ट्स टायरलेस ना होती और अप्रोच कंसिस्टेंट ना होती तो चीजें यहाँ तक ना जाती। जो इस्लामाबाद में हम लोगों ने डायलॉग्स बूस्ट किए थे, जो 47 साल के बाद हमने पहली मरतबा अमरीकी और ईरानी वफूद को, इस सतह के वफूद को आमने सामने बिठाया था,
उस वक्त भी चीजें ऐसी हो रही थी कि शायद आप और मैं, हम जैसा बंदा वहां पे बैठा होता तो 1-1.5 घंटे बाद उठ के हम कहते कि यार ठीक है, भाड़ में जो आप लोगों ने जो करना है आप लोग करो, इसके लिए आपको एक बड़ी कंसिस्टेंट अप्रोच चाहिए। सबसे पहले तो जो सालिस का रोल है ना, ये कहना तो बड़ा आसान है कि ये सालिस है, सालिस का काम सबसे आम है, क्योंकि आपने चीजों को उस तरीके से लेकर चलना होता है जिसमें दोनों को उनका कंफर्ट जोन भी दिया जाए। अब यहाँ पर भी जो स्विट्जरलैंड में जो कुछ हुआ, अब मुज़ाकरात जारी हैं, मुज़ाकरात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट आ जाती है और उसके बाद वहां पर माहौल तल्ख हो जाता है, फिर पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता है। तो ये चलेगा तो ऐसे ही सिलसिला, क्योंकि ईरान के अपने कंसर्न्स हैं, अमेरिका के अपने कंसर्न्स हैं। 47 साल का जो मसला है वो बहुत जल्दी लोग चाहते हैं, हम भी चाहते हैं और शायद ये दो ममालिक भी चाहते हैं कि चीजें जल्दी सॉल्व हो, लेकिन चीजें जल्दी सॉल्व नहीं हो सकती। इसके लिए एक लंबा टाइम फ्रेम चाहिए होगा और उसमें भी हमें जो है वो मुस्तकिल कोशिश करनी होगी कि दोनों को उनके कंफर्ट जोन में रहकर उनको समझाया भी जाए और वो भी अपने कंफर्ट जोन में आकर बात करें। अगर अप्रोच ही होगी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इधर से ऐसी स्टेटमेंट आएगी, उधर से उसका जवाब आएगा, तो फिर चीजें नहीं अच्छे तरीके से चल सकेंगी। वो फिर पाकिस्तान हो, कतर हो, या दुनिया का कोई भी और मुल्क हो, उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो अब ईरान और अमेरिका, इन दोनों को भी चीजों को अंडरस्टैंड करना है। इस वक्त तो क्लियरली लग रहा है कि ईरान भी नहीं चाहता कि दोबारा जंग की तरफ मामला जाए, अमेरिका भी नहीं चाहता कि चीजें दोबारा जंग की तरफ जाएं। तो अगर दोनों की इस हद तक अप्रोच की क्लैरिटी है तो इनको मैं समझता हूँ कि इस जो डायलॉग का जो प्रोसेस है इसमें भी थोड़ा सा दोनों को कुशन देना पड़ेगा, थोड़ा सा दोनों को मार्जिन देना पड़ेगा। अगर हम एक अप्रोच के साथ मुज़ाकरात की मेज पर बैठेंगे तो एंड ऑफ द डे सिर्फ हम वहां पर टाइम कंज्यूम करके उठ जाएंगे वापस, हासिल वसूल कुछ नहीं होगा उससे। उसके लिए जो भी सालिस है, वो कतर कर रहा है एफर्ट्स, वो पाकिस्तान कर रहे हैं, उनको भी बड़ी, उनकी अप्रोच की भी बड़ी कंसिस्टेंसी की जरूरत है, क्योंकि समटाइम्स ऐसे हालात हो जाते हैं दौरान गुफ्तगू के जिनको फिर बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, फिर एक बार बंदे का अपना लफ्ज़ भी जवाब दे जाता है। तो एज ऑफ नाउ पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, मैं सलाम पेश करता हूँ हमारी लीडरशिप को, जिन्होंने बड़े बेहतरीन अंदाज में चीजों को इस सतह पर तो हम लेकर आए हैं। तो आगे भी कतर को भी, पाकिस्तान को भी अप्रोच ये रखनी है। बिल्कुल हमारे अपने मामला नहीं है, लेकिन हमने चूंकि कोशिश की है पूरी दुनिया में इस हवाले से अमन लाने के लिए और एक बड़ा काम जो है उसका हम लोगों ने बेड़ा उठाया है, तो अप्रोच करनी चाहिए और एफर्ट्स भी टायरलेस होगी। बिल्कुल। हैदर अयाद साहब, इंडिया ने अपने हीरोज़ को इस टाइम पे ऑनर नहीं किया और उन्होंने जो नाम अपने जो मार्का हक में उनकी हलाकतें हुई उनको अब जाके डिक्लेयर किया कौम के आगे, तो लोग बड़े नाराज़ हैं, कांग्रेस बड़ी नाराज़ है कि आपने हीरोज़ को ऑनर नहीं किया, उनको एक्नॉलेज नहीं किया, उनके इतना लेट एक्नॉलेजमेंट या उनके नाम देना और लॉसेस के बारे में कौम को नहीं बताया। इस सारी चीज़ के ऊपर इंडिया में एक बड़ा तूफ़ान मचा हुआ है। कुछ ज़मीर रखने वाले जर्नलिस्ट जो हैं वो भी इस चीज़ को बड़ा आड़े हाथों ले रहे हैं बीजेपी हुकूमत को, तो इसके ऊपर कमेंट करें ज़रा। देखिए, इंडिया ने डे वन से इस हवाले से चीज़ें जो है वो अपने लोगों से छुपाई हैं। आपको याद होगा जिस वक्त 11 मई को उनके डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें सवाल हुआ, तो उन्होंने खुद 11 मई को एक्सेप्ट किया था कि भारत के 5 लोग मारे गए। एक्चुअल नंबर इससे बहुत ज्यादा है, लेकिन उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 लोग माने। और लेटर ऑन जब लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भारत में बहस का आगाज हुआ, जिस हवाले से भारतीय हुकूमत की पूरी कोशिश थी कि ये चीजें लोकसभा में डिस्कस ना हो, लेकिन उस दौरान राजनाथ सिंह ने जो है वो बड़ी बढ़त मारी थी कि हमारा तो एक भी जवान जो है वो इस मामले में हलाक नहीं हुआ। तो अभी ये जो 6 लोगों का मामला है, मैं आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मेरी भारत में एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट से बात हुई, मई 2025 की बात कर रहा हूँ, जिस वक्त हमारी जंग का खात्मा हुआ। तो एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है जिनको मैं फॉलो भी कर रहा था, क्योंकि उनसे मुझे तवक्को थी कि वो सही फैक्ट्स बता रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि भारत के 126 लोग इस जंग के अंदर मारे गए हैं। तो 10-15 मिनट के बाद उनकी वो ट्वीट डिलीट हो गई। मैंने उनसे राब्ता किया तो उन्होंने बताया कि हैदर भाई थोड़ा प्रेशर है, हमने वो ट्वीट डिलीट कर दी है। और आप भी समझते हैं इस चीज को कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उसका नैरेटिव और है, तो मुझे ये प्रेशराइज किया गया, मैंने इसकी ट्वीट डिलीट कर दिया। सब उस जर्नलिस्ट का बता दूं, वो मेन स्ट्रीम इंडियन चैनल्स पर काम कर चुके हैं और आजकल भारत में रहते हुए एक इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट के लिए काम कर रहे हैं। बहरहाल अभी ये जो 6 लोगों का मामला है, ये बुनियादी तौर पर वो 6 फैमिलीज हैं जिन्होंने अब अपनी गवर्नमेंट को कहा था कि अगर आपने आज भी हमारे लोगों को जिन्होंने भारत के लिए जान दी है उनकी सेक्रीफाइस को ऑनर नहीं किया, तो हम मीडिया को अप्रोच करेंगे और हम अब आवाज बुलंद करेंगे। मैंने आपको पहले बताया नंबर ज्यादा है। अब भारत में लोग कह रहे हैं कि 2 चीजें, एक तो एज डिफेंस मिनिस्टर
राजनाथ सिंह ने जो लोकसभा में स्टेटमेंट दी थी कि हमारा कोई बंदा नहीं मारा गया, तो उसने छुपाया और उसने डिसऑनर किया इन लोगों को। और उनको खास तौर पे बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है राजनाथ सिंह को। जी जी, तो वो कह रहे हैं कि दूसरी चीज ये है कि एज डिफेंस मिनिस्टर तुम्हारे इल्म में ये चीज नहीं थी, तो दोनों सूरतों में तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम जो है वो इस ओहदे पर रह सको, तो तुम्हें फौरी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस भी ये बात कर रही है, एक आम भारतीय जिसको भारत से मोहब्बत है वो भी यही बात कर रहा है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तो भारत में भी इस चीज की है। वो जानते हैं कि भारत ने जो गुज़िश्ता 12 साल में एक हब्बा बनाया हुआ था, एक बबल क्रिएट किया हुआ था, वो बबल फट चुका है। ना मिलिटरीली भारत मजबूत है, ना डिप्लोमेटिकली भारत मजबूत है। जो विश्व मित्र की बात करता था, आज उसका खित्ते में कोई मित्र नहीं है। जो जिसके अरबों डॉलर्स के जो बजट है, डिफेंस का बजट है, पाकिस्तान से कई गुना बड़ा बजट है, वो बजट पाकिस्तान के मुकाबले में जो है वो किसी काम नहीं आया। हर महाज पर वो उनकी फौज, उनकी आर्मी हो, उनकी नेवी हो, उनकी एयरफोर्स हो, मतलब उनकी नेवी में तो जरूरत नहीं हुई। तो ये आम इंडियन पूछ रहे हैं कि भाई फिर ये अरबों डॉलर्स तुम कहां पर लगा रहे हो, ये किधर जा रही है अरबों डॉलर्स? अगर तुम जो 12 साल झूठ का मंजन बोलते रहे हो, जिस वक्त प्रैक्टिकली कुछ करने का वक्त था तो तुम्हारी फजाइया बेबस हो गई। आधे घंटे के अंदर एग्रेसर तुम थे, हमला तुमने किया, जवाब में आधे घंटे में 7 जहाज तुमने मनोमटी से दफन करवा दिए। तुम्हारे फौजी लाइन ऑफ कंट्रोल के क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर पे जहां जहां पर हमारी झड़पें ज्यादा हुई, सफेद झंडे लहराकर भारतीय फौज ने वहां पर अपनी शिकस्त तस्लीम की। नेवी तुम्हारी में इतनी जरूरत नहीं हुई कि वो पाकिस्तानी पानियों की तरफ 1 किलोमीटर का भी सफर कर सके। तो फिर ये अरबों डॉलर्स किधर जा रहे हैं और तुम कर क्या रहे हो गुज़िश्ता 11-12 साल से? तो आज जो सेम इंडियंस हैं उनकी बिल्कुल यही बात है, और वो ये समझते हैं कि मोदी के 12 साल भारत की तबाही के साल थे। वो जो राइजिंग इंडिया की बात थी वो सिर्फ गोदी मीडिया की हद तक महदूद थी। आज हर सेन इंडियन में जाहिल इंडियंस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वहां पर एक बड़ा तबका है जो बीजेपी का फॉलोअर है। जो सेन इंडियन है वो समझता है कि बीजेपी ने, मोदी ने, इंडियन आर्म फोर्सेस ने जो है वो पाकिस्तान से शिकस्त खाई है। पाकिस्तान ने इबरतनाक शिकस्त दी है इनको, और ये डे 1 से आज तक भारतीयों को सही फैक्ट्स नहीं बता रहे। और यही वजह है कि उनका ट्रस्ट अब अपने इदारों पर से, अपनी हुकूमत पर से मजीद खत्म होता जा रहा है। ऐसे नहीं कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू होती और 7 दिनों में करोड़ों लोग उसमें शामिल हो जाते। ये इंडिकेट कर रहे क्लियरली कि भारत का नौजवान जो सेम इंडियन है वो अपने आप को डिसएसोसिएट कर रहा है अपनी गवर्नमेंट से, अपने इंस्टीट्यूशन से, उसको ट्रस्ट नहीं है। और यही चीजें मैं समझता हूँ, जो पाकिस्तान को जिन गढ़ों में जो है पाकिस्तान के लिए खोद कर उसमें गिराना चाहता था ना, ये मुंह के बल खुद उसमें गिर रहे हैं। और अब आने वाले दिनों में इनकी ऐसी हालत होगी कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत तफसील से और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने इशारा किया जो इंडियन वीकनेसेस हैं और जो उनके यहाँ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो हमारे लिए ट्रैप्स सेट किए, उन ट्रैप्स में खुद ही फंसते दिखाई देते हैं। नाजरीन, गुफ्तगू सुनी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।